शशावरी चारपाई पर लेटी हुई थी। वो हमें देखकर अंदर आ गई। कहाँ रह गए थे तुम लोग? हम तो परेशान हो गए थे। यशवधर काका तो समझ रहा था कि तुम लोग रास्ता भटक गए हो। शशावरी ने कहा, रास्ता तो नहीं भटके थे। मैंने सूटकेस जमीन पर रखते हुए कहा, आगरा का रहने वाला एक दोस्त मिल गया था, उसके साथ कुछ देर हो गई। यशवधर काका, मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। पहले पानी और फिर चाय को दिल चाह रहा है। यशवधर काका तुम्हें पानी पिला देगा और चाय मैं बनाती हूँ, शशावरी कहते हुए चारपाई से उतर गई। यशवधर ने बरामदे में रखे हुए मटके में से गिलास भरकर मेरे हाथ में दे दिया। मैं उस वक्त वाकई बहुत शिद्दत से प्यास महसूस कर रहा था। एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। रत्ना को भी प्यास लग रही थी। उसने खुद ही उठकर पानी पी लिया। यहाँ सोने का बंदोबस्त हम लोगों ने कुछ यूं कर रखा था कि शशावरी और यशवधर काका तो उस कमरे में अपनी अपनी चारपाइयों पर सोते थे। दूसरे कमरे में पहले तो एक ही झलंगा सी चारपाई हुआ करती थी। हम चूंकि उनकी नजरों में मियाँ बीवी थे, इसलिए 2-4 रोज तो मैंने और रत्ना ने एक ही चारपाई पर गुजारा किया था। फिर मैंने यशवधर काका से बाजार से बान की एक और चारपाई मंगवाकर उस कमरे में डलवा ली थी। वो कमरा किचन का काम भी देता था और मैं और रत्ना सोते भी वहीं थे। और उस वक्त शशावरी चाय बनाने के लिए उस कमरे में आ गई थी। तुम्हें नींद आ रही है यशवधर काका? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें सुबह जल्दी उठना होता है, तुम सो जाओ, हम अपने कमरे में चले जाते हैं। यशवधर को वाकई नींद आ रही थी। वो सुबह 6 बजे से पहले ही उठकर पार्क में चला जाया करता था और रात को सोता भी जल्दी था। आज हमारी वजह से वो अभी तक जाग रहा था। यशवधर कुछ कहे बगैर अपनी चारपाई पर लेट गया। मैंने रत्ना को इशारा किया और खुद भी सूटकेस उठाकर दूसरे कमरे में आ गया और सूटकेस एक चारपाई पर रख दिया। शशावरी इस वक्त स्टूव पर खौलते हुए पानी की चाय में पत्ती डाल रही थी। यशवधर काका को नींद आ रही थी, इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा, हाँ वो जल्दी सो जाता है, आज तुम लोगों की वजह से जाग रहा था। शशावरी ने जवाब दिया। 10 मिनट में चाय तैयार हो गई। उसने हमें चाय दी और खुद भी एक मग लेकर रत्ना के साथ चारपाई पर बैठ गई। बेला का पता हमने शशावरी के जरिए ही लगाया था। उसे हमने असल बात तो नहीं बताई थी, सिर्फ ये बताया था कि हमने कन्याकुमारी को बदमाशों से बचाने की कोशिश की थी, जिस पर ये लोग भी हमारे दुश्मन हो गए थे। उनके हाथों कन्याकुमारी के मारे जाने के बाद हम उसकी मौत का बदला लेना चाहते थे। कन्याकुमारी के नाम से ही उसने हमें अपने पास पनाह दी थी और बेला के बारे में मालूमात हासिल करने पर तैयार हो गई थी। शशावरी ने अभी तक सूटकेस के बारे में कुछ नहीं पूछा था और ना ही ये दरियाफ्त किया था कि हमारा कौन सा जानने वाला मिल गया था जिसकी वजह से इतनी देर हो गई थी। लेकिन सुबह जब अखबार में बेला के बंगले पर हंगामे और उसकी मुलाजमा के कत्ल की खबर छपेगी तो उसमें हमारी असलियत के बारे में भी बहुत कुछ लिखा होगा। ऐसी सूरत में जाहिर है शशावरी हम पर शुबा करे। हम कई रोज से यहाँ रह रहे थे। इस दौरान शशावरी की बातों से मैं अंदाज़ा लगा चुका था कि वो बुरी तरह बददिल है। उसके साथ माजी में जो कुछ हुआ था वो कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। उसके साथ बहुत ज्यादतियाँ हुई थीं। उसके पति को जिंदा जला दिया गया था और उसकी दादरसी के बजाय पुलिस ने उसी को अपने शौहर के कत्ल के इल्ज़ाम में फंसाने की कोशिश की थी। वो इंसाफ के लिए भागी फिरी थी, लेकिन उसे कहीं से इंसाफ नहीं मिला था और वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई थी। शशावरी का ताल्लुक मध्य प्रदेश के एक मुतवस्सित दर्जे के बाइज्जत घराने से था। काम की तलाश में शिमला पहुंच गई थी, जहां उसकी मुलाकात भटाना से हुई। फिर उन्होंने शादी कर ली, जिस पर उसके घर वालों नाराज हो गए। वो अपने शौहर के साथ जयपुर आ गई, लेकिन यहाँ भी भटाना के घर वालों ने उसे कबूल नहीं किया। वो अपने शौहर से भी हाथ धो बैठी। इस तरह वो ना घर की रही और ना घाट की। वो जवान और हसीन थी। बहुत से लोगों ने उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी, मगर वो अपने आप को बचाती रही। उसके हुस्न शबाब से फ़ायदा उठाने के लिए वक्ती तौर पर उसे सहारा देने वाले तो बहुत थे, लेकिन हमदर्द और मुखलिस कोई न था।
ऐसे में यशवधर ने उसे सहारा दिया और उसे बेटी बनाकर अपने घर ले आया। इसी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए मैं सोच रहा था कि अगर उसे असल बात बता दी जाए तो शायद वो पूरी तरह हमारा साथ देने पर आमादा हो जाए, लेकिन एक खदशा ये भी था कि हमारी असलियत से आगाह होने के बाद वो हमें पुलिस के हवाले न कर दे। फौरी तौर पर हमारा इस शहर से निकलने का इरादा नहीं था। मेरे ख्याल में कम से कम हफ्ता 10 दिन तक तो हमारी तलाश का हंगामा जारी रहेगा और जाहिर है कि इस दौरान हम बाहर नहीं निकल सकते थे। लिहाजा मैंने फैसला किया कि किसी वक्त शशावरी को एतमाद में लेकर असल बात बता दी जाए। ये सूटकेस कैसा है? आखिरकार शशावरी ने ही पूछ लिया। बात दरअसल ये है कि आगरे वाले जिस दोस्त से हमारी मुलाकात हुई थी उसके पास रहने को कोई ठिकाना नहीं है। मैंने जवाब दिया, बहुत से लोग जो किसी होटल में कमरा नहीं ले सकते रेलवे स्टेशन के आसपास चारपाई होटलों में 2-2 रुपये देकर रात भर के लिए चारपाई हासिल कर लेते हैं, लेकिन सामान रखने की जगह नहीं होती। मेरा वो जानने वाला भी ऐसा ही गरीब आदमी है। उसने अपना ये सूटकेस हमारे हवाले कर दिया। 1-2 दिन बाद जब वो वापस जाएगा तो सूटकेस ले जाएगा। शशावरी ने मज़ीद कुछ नहीं पूछा। रत्ना ने उसे बातों में उलझा लिया। मैं भी खामोश बैठा चाय की चुस्कियाँ लेता रहा। 2:30 बज गए। शशावरी बार बार जमाइयाँ लेने लगी और आखिरकार वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं भी उठकर बाहर आ गया था। शशावरी ने अपने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं कुछ देर बरामदे में खड़ा रहा और फिर कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। 10-15 मिनट तक मैं और रत्ना सरगोशियों में बातें करते रहे। फिर रत्ना ने सूटकेस अपने सामने रख लिया और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। सूटकेस लॉक था और जाहिर है चाबी हमारे पास नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा। कमरे के कोने में जहां यशवधर की साइकिल खड़ी थी वहां साइकिल का एक टूटा हुआ पहिया भी पड़ा था। मैंने उस पहिए में से एक तार निकाल लिया और सूटकेस के ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। चंद सेकंड बाद ही दोनों ताले खुल गए और फिर जैसे ही मैंने ढकना उठाया रत्ना की आंखें चमक उठीं। मेरे होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। हमारी मेहनत रायगां नहीं गई थी। सूटकेस में ऊपर रत्ना के कपड़े तय किए हुए रखे हुए थे। रत्ना बेसब्री से कपड़े उठा कर एक तरफ रखने लगी। उसका चेहरा दमक रहा था। करेंसी नोटों की गड्डियां, जेवरात और वो तमाम चीज़ें मौजूद थीं जो इसमें रखी हुई थीं। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि बेला ने ये सूटकेस खोल कर नहीं देखा था। इसे जूम का तू रख दिया था और मेरा ख्याल है कि अगर बेला इसे खोलकर देख भी लेती तो इसमें से कोई चीज़ ना निकालती। भगवान का शुक्र है सब कुछ मौजूद है, कुछ भी गायब नहीं है। रत्ना ने कहा, ये मसला भी हल हो गया, अब क्या प्रोग्राम है? मैंने पूछा। बेला पागल हो रही होगी। रत्ना ने कहा, वो हमारी तलाश में ज़मीन आसमान एक कर देगी। कई रोज़ तक हम घर से नहीं निकल सकेंगे। मेरा ख्याल है चंद रोज़ हमें यहीं पर दुबके रहना पड़ेगा। हंगामा ज़रा कम हो तो यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। क्या ये सूटकेस यहाँ महफूज रहेगा? रत्ना बोली, सूटकेस को कोई ख़तरा नहीं है। हम दोनों तो 24 घंटे यहाँ मौजूद होंगे। दोनों ना सही एक ना एक तो रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में शशावरी को एतमाद में लेकर उसे असल बात बता देनी चाहिए। रिस्क क्यों ले रहे हो? रत्ना ने कहा, हमारा काम हो गया है। हमें चंद रोज़ यहाँ रहना है। इसमें शुबा नहीं कि शशावरी अब तक काबिल एतमाद साबित हुई है, लेकिन वो भी शायद कन्याकुमारी के हवाले से वो यही समझ रही होगी कि हम उसकी कज़न का बदला लेने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। अगर उसे असल बात बता दी जाए तो शायद उसका रवैया कुछ मुख्तलिफ हो। इसलिए मेरे ख्याल में खामोश ही रहो। हमारी असलियत का पता तो उसे चल जाएगा। मैंने कहा, आज बेला के बंगले में जो कुछ भी हुआ है वो कल के अखबारात में छप जाएगा। बेला हमारी पूरी कहानी अखबारात में छपवाएगी और अपनी मुलाजिमा के कत्ल का इल्ज़ाम भी हमारे खाते में डाल देगी। शशावरी को अखबार के ज़रिए हमारे बारे में पता चलेगा
तो बात मुख्तलिफ होगी। हो सकता है वो हमसे बदज़न हो जाए और हमारे खिलाफ कोई कदम उठा बैठे। इसलिए क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि उसे एतमाद में लेकर बता दिया जाए? तो फिर सुबह देखा जाएगा। अब तो वो सो गई होगी और मुझे भी अब नींद आ रही है। रत्ना ने कहा, नींद तो मुझे भी आ रही है, मैंने कहा और सूटकेस बंद करके चारपाई के नीचे रख दिया। मैंने एक बार फिर उठकर दरवाजे का कुंडा चेक किया। ये 2 पार्ट का दरवाज़ा था जिसके अंदर की तरफ जंजीर वाला कुंडा लगा हुआ था, लेकिन जंजीर ढीली थी। दरवाजे के पटों में खुला रह जाता था और अंदर हाथ डालकर कुंडा आसानी से खोला जा सकता था। अलबत्ता कुंडे में एक मुड़ा हुआ सरिया फंसा दिया जाता था। हिफाजती नुक्ता नज़र से ये निज़ाम भी इस तरह बेकार होकर रह जाता था कि बाहर से एक मामूली सी टक्कर से दरवाज़ा टूटकर अंदर गिर सकता था, लेकिन यहाँ हमें फ़िलहाल किसी के हमले का खदशा नहीं था। इसके अलावा कमरे की पिछली दीवार में कदरे ऊपर चंद ईंटें निकली हुई थीं। उस सुराख से कोई आदमी दाखिल तो नहीं हो सकता था, मगर ईंटें उखाड़कर सुराख को बड़ी आसानी से कुशादा किया जा सकता था। ये चीज़ें मैंने पहले भी नोट की थीं, लेकिन इस वक्त इतनी संजीदगी से नहीं सोचा था। और अब चूंकि हमारे कमरे में वो सूटकेस मौजूद था जिसमें कई लाख की नकदी और लाखों रुपए मालियत के सोने के जेवरात भरे हुए थे, इसलिए मुझे बड़ी शिद्दत से अदम तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल आ रहा था। रत्ना के जहन में भी शायद कोई ऐसी ही बात थी, इसलिए वो भी नींद में बार बार बेचैनी से करवटें बदल रही थी। मैं भी नींद में कुछ बेचैन ही रहा था। यशवदर काका सुबह 6 बजे उठकर पार्क में चला जाया करता था। उस वक्त लातादाद लोग जॉगिंग और हवाखोरी के लिए पार्क में आते थे। बाज़ लोग दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर पौधों को नुकसान भी पहुंचाया करते थे और बाज़ लोग फूल तोड़कर गुलदस्ते बनाने के चक्कर में रहते थे। और ये यशवदर काका की ड्यूटी थी कि पार्क में आने वाले लोगों को ऐसी हरकत से बाज रखे। वो 7 बजे तक वापस आ जाता। उस वक्त तक दूसरे माली आ जाते। यशवदर काका नाश्ता करके 7:30 बजे फिर पार्क में चला जाता। आहट सुनकर मेरी आंख खुल गई। कमरे में केरोसिन लैंप जल रहा था। मैंने पहले इधर उधर देखा, फिर उठकर दरवाजे की खुला से बाहर झांका। यशवदर काका बाहर जा रहा था। मैं दोबारा चारपाई पर लेट गया। उस वक्त 6 बजे थे और मैं जानता था कि 7 बजे के करीब शशावरी भी उठ जाएगी और इस कमरे में आकर नाश्ता तैयार करेगी। मैं 1 घंटे तक ऊँघता रहा और फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनकर मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। वो शशावरी थी। उसने हस्बे मामूल मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अंदर आ गई। मैंने दरवाज़ा खुला ही रहने दिया और चारपाई पर लेट गया। शशावरी ने स्टोव जलाया और चाय बनाने की तैयारी करने लगी। रत्ना इस वक्त गहरी नींद सो रही थी। रात भर की बेचैनी के बाद नींद ने उसे दबोच लिया था। मैं चारपाई पर करवट के बल लेटा शशावरी की तरफ देखता रहा। इस वक्त उसने लहंगा और ब्लाउज पहन रखा था, सर पर चुनरी भी नहीं थी और इस वक्त वो बहुत निखरी निखरी सी लग रही थी। पहले रोज़ जब मैंने शशावरी को देखा था तो वो बहुत उजड़ी उजड़ी सी लगी थी। बीमारी ने भी उसे निचोड़ कर रख दिया था। उसका हुस्न गारा तो हो गया था, लेकिन सेहतयाब होने के बाद उसका हुस्न निखर आया था। आंखों में चमक और गालों पर सुर्खी नज़र आने लगी थी। वो वाकई बहुत हसीन थी। मैंने पहले ऐसी नज़रों से कभी शशावरी की तरफ नहीं देखा था। ना जाने क्या बात थी कि आज मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मेरी आंखों से नींद का खुमार भी गायब हो चुका था और मैं पलक झपके बगैर उसे देखे जा रहा था। शशावरी ने भी 1-2 मरतबा मेरी तरफ देखा था और कसमसा कर रह गई थी। चाय बनाकर उसने 3 मग्गों में उंडेली और 1 मग उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो चारपाई से कुछ दूर चौकी पर बैठी हुई थी। हाथ बढ़ाने के लिए उसे कुछ आगे झुकना पड़ा। उसने मेरी निगाहों के मरकज़ को ताड़ लिया और इसके साथ ही उसके चेहरे पर सुर्खी सी फैल गई। मैंने उसके हाथ से मग ले लिया और सीधा होकर बैठ गया। शशावरी ने रत्ना को भी जगा दिया। रत्ना ने चारपाई पर बैठे ही बैठे कुल्ली की और चाय की चुस्कियां लेने लगी। शशावरी चौकी पर बैठी चाय पीती रही। चाय पीने के बाद मैं बाहर आया।
सुबह की ताज़ा हवा बड़ी भली लग रही थी। ये बहुत खूबसूरत पार्क था। मेरा भी दिल चाहता था कि सुबह सवेरे हवाखोरी के लिए बाहर पार्क में निकलूं, मगर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। थोड़ी देर बाद रत्ना भी कमरे से बाहर आ गई। वो कुछ देर पास खड़ी रही और फिर क्वार्टर के पिछली तरफ चली गई जहां टॉयलेट बना हुआ था। उसके 2-3 मिनट बाद शशावरी बाहर आ गई। उसने इधर उधर देखा और कुछ कहे बगैर आंगन का टाट वाला पर्दा उठाकर चली गई। शशावरी की वापसी तकरीबन 5 मिनट बाद हुई थी। उसके हाथ में गुलाब की कली थी। करीब आकर उसने कुछ कहे बगैर कली मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने कली लेते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। शशावरी के चेहरे पर सुर्खी फैल गई। इस वक्त रत्ना को आते देखकर मैंने शशावरी का हाथ छोड़ दिया। रत्ना ने मेरी ये हरकत देख ली थी। उसके होठों पर बहुत खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। शशावरी की पुश्त उस तरफ थी, इसलिए वो रत्ना के होठों की मुस्कुराहट नहीं देख सकी थी। मैं नाश्ता बनाऊं, यशवधर काका आने ही वाला होगा, शशावरी कहते हुए अंदर चली गई। क्या बात है, बड़े प्यार से फूल पेश किए जा रहे हैं, रत्ना ने मेरे करीब आकर कहा। उसके होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। मैंने यहाँ बाड़ में से वो कली देखी थी, मैंने बात बनाते हुए कहा, और मैंने शशावरी से कहा था कि वो कली मुझे ला दे, तुम्हारी नज़र कलियों पर ही पड़ती है। रत्ना बोली, कोई और मौका होता तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लेती और उसके भी हाथ तोड़ देती, लेकिन वो चंद लम्हों को खामोश हुई। फिर बात जारी रखते हुए बोली, लेकिन रात को मैं देर तक इस मामले पर सोचती रही हूँ। अगर शशावरी को हमारी असलियत का पता चल गया तो मुमकिन है वो हत्थे से उखड़ जाए, इसलिए बेहतर यही है कि उसे एतमाद में ले लिया जाए। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों में ये चक्कर कब से चल रहा है, लेकिन ये अच्छा मौका है। अगर वो खुद ही जाल की तरफ आ रही है तो फांस लो उसे, इस तरह उसकी ज़बान बंद हो जाएगी। बड़ी गंदी बातें करने लगी हो। मैंने उसे घूरा, कभी कभी ऐसी बातें करनी ही पड़ती हैं, रत्ना ने जवाब दिया। नाश्ते के बाद मैं कुछ सौदा लाने के बहाने मार्केट चली जाऊंगी। उस वक्त यशवधर काका भी नहीं होगा, तुम दोनों तन्हा होगे। कोशिश करना वो तुम्हारे जाल में फंस जाए। मैं कुछ कहना चाहता था कि यशवधर काका को आते देखकर खामोश हो गया। उसके हाथ में चंपा के फूल थे। करीब आकर उसने फूल रत्ना की तरफ बढ़ा दिए। लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ। रत्ना ने फूल ले लिए। यशवधर काका अपने कमरे में चला गया। मैंने मुस्कुराते हुए रत्ना की तरफ देखा। अब क्या कहोगी, क्या समझूं, इसे कब से चल रहा है ये सिलसिला, और क्या मायने हैं इसके। बस रत्ना ने मुझे टोक दिया। तुम शशावरी से इश्क की पींगे बढ़ा रहे हो तो क्या उस बूढ़े का कोई हक नहीं है कि मेरे हलक से बेइख्तियार कह का निकल गया। रत्ना भी हंसने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद शशावरी नाश्ता तैयार करके कमरे में ले आई। पहले जब वो उस वक्त नाश्ता तैयार किया करती थी तो हम सो रहे थे। आज कई दिनों बाद हम नाश्ते के लिए उठ बैठे थे। नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद यशवधर काका अपनी घास काटने वाली मशीन और खुरपियाँ वगैरह लेकर चला गया। 9 बजे के करीब रत्ना भी मार्केट जाने के लिए तैयार हो गई। मैं भी अच्छी तरह जानता था कि रात वाले वाक़े के बाद रत्ना का इस तरह बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन रत्ना के ख्याल में अकेले होने की सूरत में उसके लिए कोई खतरा नहीं था। वो चुनरी सर पर इस तरह ओढ़ती थी कि घूंघट सा बन जाता था और चेहरा तकरीबन छुप कर रह जाता था। वैसे भी इस शहर में बेला के सिवा हमें कौन पहचानता था, और रत्ना के ख्याल में आज तो उसका बाहर जाना और भी ज़रूरी था ताकि मुझे और शशावरी को खुल खेलने का मौका मिल सके। दोस्तों, इस किस्त का इख्तिताम यहीं किया जाता है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।